हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज ये प्रैक्टिस पेपर है हमारा 5। और कल मैंने आप लोगों को 24 क्वेश्चंस करवाए थे, जिनका एक एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को समझाया था। उसी से आगे की सीरीज़ आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। और लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटिफुल कोट, and that is, success doesn't come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently. So that means कि अगर एक बार मेहनत करी और सोचा कि आज ही पौधे उगाए और कल फल लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड दैट टू कंसिस्टेंटली टू अचीव टू रीप द हार्वेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए काम करिए, लगातार करिए, सक्सेस जरूर जो है वो मिलेगी। इसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ये हमारा पेड बैच है भाई। मैंने कल भी कहा था, ये आप लोगों को अगर पेड बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, बस छोटा सा काम करिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा इंग्लिश सूत्रा का प्ले स्टोर से। उस पर सारी जानकारी जो है दी हुई है। ना समझ में आए तो 7895937338 पे कॉल कर लीजिएगा। ये हमारा वीडियो बैच है टीजीटी, पीजीटी और DSSB के लिए। ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो 7895937338 पर कॉल कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, the story told as a particular instance of the general theme in a religious sermon is called proverb, exemplum, fable या trickster। तो ये आप इसका ऑप्शन देखिए। एक कहानी जो जनरल थीम में रिलीजियस सर्मन में कही जाती है, जिससे एक उदाहरण जो है वो देना होता है, एक कहानी सुनाई जाती है और जिससे जो है एक जनरल उदाहरण जो है वो देना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दैट इज एग्जाम्पलम। अभी मैं आपको इनके चारों ऑप्शंस के बारे में भी वैसे बताऊंगी कि क्या होता है। ये इससे आगे के क्वेश्चन में ये सारा है, तो इसीलिए मैं इसके ऑप्शन सारे ही आप लोगों को बताऊंगी। तो इसे एग्जाम्पलम कहते हैं। Now the next question is, short pithy statements of widely accepted truths about everyday life is epigram, idioms, proverb, aphorism। अब मैं आपको इन चारों के बारे में जब बता दूं तो आप लोग खुद ही आंसर जो है वो दे देंगे। तो मैं आपको जरा इनके चारों के बारे में बताती हूँ। एपिग्राम जो होता है, इसमें क्या है? एपिग्राम जो होता है ये एक शॉर्ट सेइंग है। अ शॉर्ट सेइंग in a satirical way, that is epigram। ठीक है, उसके बाद लेट्स कम टू idioms। ये इडियमा वर्ड से लिया गया है। इडियमा वर्ड से लिया गया है और ये ग्रीक वर्ड इडियमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पिक्यूलियर फ्रेजिंग। पिक्यूलियर फ्रेजिंग, इसका जो लिखा हुआ मीनिंग, लिटरल मीनिंग से इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे अंडर द वेदर अगर हम कहते हैं तो अंडर द वेदर का मतलब होता है इल, तो ये दैट इज एन इडियम। अब नाउ लेट्स कम टू प्रोवर्ब। प्रोवर्ब, चलिए पहले एफरिज्म भी देख लेते हैं। एफरिज्म का मतलब होता है अ जनरल ट्रुथ। इसका आंसर, जैसे इसमें ऑप्शन है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब प्रोज सेइंग होती है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब जरा प्रोवर्ब भी ले लेते हैं। दे ऑफर एडवाइस बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस पे बेस्ड एडवाइस होती है। तो मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताऊं। एपिग्राम जो होता है एक शॉर्ट स्विंग बिट, दैट टू इन अ सैटारिकल वे। ठीक है, एक कहावत, एक शॉर्ट स्पिदी सेइंग होती है मगर सैटारिकल वे में।
ईडियम्स जो होते हैं ग्रीक वर्ड इडियमा से लिया गया है, पिक्यूलियर फ्रेजेस जो इनका लिटरल मीनिंग होता है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम देयर जो है देयर मीनिंग। जो इनका मतलब जो लिखा हुआ है उससे इनका मीनिंग बिल्कुल जो है वो अलग होता है। प्रोवर्ब जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन दे, ये रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं और ये एडवाइस देते हैं। और जो एफरिज्म होता है, प्रोवर्ब आप कह सकते हैं देसी भाषा में ट्राइड एंड टेस्टेड करके जो चीजें होती हैं उसको उसे प्रोवर्ब कहा जाता है। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये अब जो जनरल ट्रुथ पर आधारित होता है, एक सत्य पर आधारित होते हैं, चेंज नहीं भी हो सकता, वो नहीं चेंज होता है, दैट इज एफरिज्म। तो अब आप ये देखिए शॉर्ट पिदी स्टेटमेंट ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ का मतलब होता है जो आम जनता के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जो एक्सपीरियंस रियल लाइफ लाइक एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोवर्ब। तो इसका आंसर है दैट इज प्रोवर्ब। Which figure of speech do you find in the following line in a summer season? In summer season when soft was the sun. In a sombre होगा, ये sombre होगा, ये sombre season. In a sombre season when the sun was soft, when soft was the sun. तो आयनी, सेटायर, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपिया। आयनी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका मतलब होता है कि इंटेंडेड मीनिंग कुछ और होता है और लिटरल मीनिंग जो होता है वो कुछ और होता है, ऑपोजिट मीनिंग जो है होते हैं। बट इन जो है आयरनी का मतलब वट एवर यू आर सेइंग दैट इज नॉट द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दैट थिंग, वो आयरनी होता है। एंड जैसे उसका एग्जाम्पल है, ये ब्रूटस सेज दैट सीजर वाज एन एम्बिशियस मैन। जब सीजर ने सभी को सब कुछ अपनी संपत्ति में दिया, और ब्रूटस कह रहे हैं कि सीजर एक एम्बिशियस मैन थे एंड ब्रूटस इज अ नोबल मैन। तो यहाँ जो नोबल कहा जा रहा है उसके सेंस में नोबल नहीं है। सटायर का मतलब होता है लोगों की वाइसेस, लोगों या परिस्थितियों या कुछ सोसाइटी में जो चली हुई चलन में जो वाइसेस हैं उन पर प्रहार करना और उनको रेक्टिफाई करने के लिए, दैट इज सटायर। ओनोमोटोपिया वो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें साउंड होता है, द मर्मरिंग साउंड ऑफ बीज। और एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द लेटर। तो यहां देखिए एस 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 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। What do you find in the following? Which figure of speech or what do you find? The chair she sat in like a burnished throne glowed on the marble. Assonance, consonance, alliteration, allusion. तो यहाँ पर आप अगर देखें तो the chair she sat in like a burnished throne glowed on the marble. ये सबसे पहले ये जो लाइन्स हैं ये टी एस इलियट की द वेस्टलैंड की लाइन्स है। और एसोनेंस वॉल रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट रिपीटिशन, एलिट्रेशन सेम लेटर का रिपीटिशन। अल्यूजन का मतलब होता है कि जब हम किसी का एक पासिंग रेफरेंस देते हैं विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, एक पासिंग रेफरेंस देना। अब इस लाइन को अगर आप समझे, द चेयर शी सेट इन, जिस कुर्सी पर वो बैठी थी, द बर्निश थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल, वो ऐसे सुनहरे रंग की थी और मार्बल पे चमक रही थी। यहाँ क्लियोपेट्रा का रेफरेंस दिया गया है, तो एक पासिंग रेफरेंस जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अल्यूजन। तो इसका आंसर है दैट इज बी, अल्यूजन। The passing reference without explicit identification is called irony, satire, proverb, allusion. ये अभी मैंने आपको बताया, जब किसी का उदाहरण देते हैं बिना उसका नाम लिए तो उसे क्या कहा जाता है? That is called, अब आप खुद भी देखिए, that is called allusion. Who said about Wordsworth as follows? His poetry is the reality, his philosophy is the illusion. ये किसने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा कि उनकी पोइट्री सच है मगर उनकी फिलॉसफी जो है वो एक भ्रम है? ये टी एस इलियट, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, नन ऑफ दीज। ये लाइंस जो हैं वो कही गई हैं आर्नल्ड के द्वारा, मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा ये लाइंस कही गई हैं।
I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is not a part but a philosopher at enmity against all true poetry or inspiration. Who said this? Blake, Coleridge, Hazlitt, none of these. I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man, and he is not a part but a philosopher at enmity against all true poetry. ये lines किसने कही है? तो अब यहाँ पर अगर आपने देख लिया हो, पढ़ लिया हो, ये कमेंट कई बार आ चुका है, तो ये जो है विलियम हैजलेट का कमेंट है. Find out the correct sentence. He is one of those boys who are wicked. He is one of those boys who is wicked. He is one of those who is wicked. He is one of those boys who are wicked. सबसे पहले वन ऑफ के बाद नाउन जो होता है वो प्लूरल लगता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद वन ऑफ दोज बॉयज, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर विकेड. अब आप यहां पर ये देखिए, आपने पढ़ा भी होगा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर आता है. लेकिन अगर बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज हो रहा हो, तो वो अपने से जस्ट पहले वाले एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब जो है वो लेता है. तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को देखें तो ये वन ऑफ दोज बॉयज, ये ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन जो है प्लूरल आ रहा है, तो और जो टेक्निकली वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में ये लगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो बॉयज है, तो उसके हिसाब से जो वर्ब आएगा वो प्लूरल ही आएगा. इसीलिए इसका आंसर ए जो है वो होगा, बी नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द करेक्ट सेंटेंस. 10,000 rupees is not a big sum. 10,000 rupee are not a big sum. 10,000 rupee are not a big sum. 10,000 rupees is not a big sum. या तो स्पेलिंग में गलत कर रखा है. अब ये देख के ही पता चल रहा होगा, जब 10,000 रुपीज लिखा है, 10 के हिसाब से रुपीज प्लूरल कर दिया, मगर ये एक कलेक्टिव नाउन की एक जो नाउन जो यूज किया गया है, ये कलेक्टिव नहीं, ये एक नाउन जो है एक यूनिट के तौर पे यूज किया गया. 10,000 रुपए. जब कभी इस तरीके के नाउन्स होते हैं तो वहाँ पर हम जो वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाते, वो हम जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाते. इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ 10,000 रुपीज़ को एक यूनिट के तौर पे लिया है. अगर यहाँ होता 10,000 रुपीज़ डैश स्पेंट ऑन वेरियस आइटम्स, तो वेरियस आइटम्स के हिसाब से वर लगा देते, लेकिन यहाँ पर अब बिग सम जो है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब इस तरीके के पैसों की यूनिट के बारे में बताना हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, ऑब्जेक्ट देखकर वर्ब लगाया जाता है. तो यहां आंसर है ए. अब इसमें सिनोनिम बताना है. इफी, ड्रग कल्चर, डाउटफुल, मीननेस, हेज कटिंग. इफी का सिनोनिम क्या होता है? इफी का देखिए, इफी का सिनोनिम अब आप लोगों ने अगर देख लिया हो तो इफी का सिनोनिम होता है दैट इज डाउटफुल. किसी चीज पर जो है भाई, किसी चीज पे कोई जो है कोई संशयपूर्ण कोई चीज होती है कि दिस कंप्लीट प्लान इज इफी, तो ये कंप्लीट प्लान कैसा है? बहुत ही डाउटफुल है. तो द आंसर इज डाउटफुल. जेनेसिस सिनोनिम बताना है अ सबमरीन, बिगनिंग, a type of parasite, a marble statue. जेनेसिस का मतलब क्या होता है? शुरुआत, बिगनिंग, कहां से शुरुआत हुई, तो जेनेसिस का सिनोनिम है दैट इज बिगनिंग. पियन किसे कहते हैं? फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, अ नेवल रैंक, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, अ कैसल कीप. पियन अभी मैंने से पहले भी एक जो सेशन था उसमें बताया था. सॉन्ग ऑफ प्रेज यानी कि जो तारीफ के विक्ट्री सॉन्ग्स होते हैं, तारीफ के गाने गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पियन. विक्ट्री सॉन्ग्स होते हैं, तारीफ के गाने गाए जाते हैं, उन्हें पियन कहा जाता है. जाइब,
फिश टैंक, सर्कस अरीना, जियर, ट्रॉफी। जाइब का मतलब होता है जीभ से जाइब करना, यानी कि किसी के पर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करना, किसी का मजाक उड़ाना, उसे बहुत ही ज़्यादा उटपटांग कमेंट्स करना, दैट्स जाइब। तो जाइब इज जियर, मजाक उड़ाना, डेरोगेटरी कमेंट्स करना, दैट इज जाइब। नॉ मीन्स अ सॉफ्ट फैब्रिक, कडल, मम, च्यू। सॉफ्ट फैब्रिक जैसे रेशमी सा होता है, कडलिंग गले मिलना, और जो है मम, एंड दैट्स च्यू। नॉ का मीनिंग होता है कुतरना, जैसे गिलहरी की तरह कुतरते हैं, उसे क्या कहा जाता है, दैट्स नॉ। तो कुतरना, एक ही चीज को परसिस्टेंटली खाया जाना, दैट्स च्यू, चबाना, दैट्स नॉ। हु इज एरियल इन ग्रीक मैथोलॉजी? एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें मुझे जो है वो डाउट है। इसमें इसका आंसर और म्यूजिशियन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, म्यूजिशियन दिया हुआ है, मगर ये ग्रीक मैथोलॉजी में जो एरियल को माना गया है वो एक गॉड, क्रिएटर गॉड माना गया है, और गॉड ऑफ लायन ऑफ गॉड, कुछ इस तरीके से माना गया है। तो इसमें मुझे कोई म्यूजिशियन इसको कहा गया है कि जब प्रीवियस ईयर में इसको माना गया था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो आई एम जस्ट लीविंग दिस क्वेश्चन। Which of the following is an example of pun? His honor rooted in dishonor stood, thus idly busy rolls their world away, sweet are the uses of adversity, is life worth living that depends upon the lever। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये टेनिसन की पोएम का जो है लाइन्स हैं। His honor rooted in dishonor stood, कि whatever he is doing, his honor, भला ही वो इस समय ऑनरेबल चीजें जो कर रहा है मगर वो डिसऑनर में लिपटी हुई है। ऑनर रूटेड, डिसऑनर स्टूड, ऑनर रूटेड, डिसऑनर स्टूड, ऑनर का डिसऑनर, रूटेड स्टूड। तो ये जो एग्जांपल है ये ऑक्सीमोरोन का एग्जांपल है, ठीक है। ये ऑक्सीमोरोन है, एंटीथेसिस नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं है। ऑक्सीमोरोन, दस आइडली बिजी रोल्स देयर वर्ल्ड अवे, आइडली भी और बिजी भी, ये भी ऑक्सीमोरोन का। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, पैराडॉक्स है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऊपर से देखने में लगता है कि ये दिस कैन बी ट्रू, मगर कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि भाई कितनी भी परेशानियां हम झेलते हैं उसके बाद उनका परिणाम सुखद होता है, तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये एक पैराडॉक्स है, एपिग्राम का एग्जाम्पल है। अब इसके ये तीन तो ये नहीं है पन, तो कौन सा? इज लाइफ वर्थ लिविंग, इसमें ये क्या जिंदगी जीने लायक है? ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन। वेल दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। लिवर जो है यहां पर ये दो वर्ड्स हैं, एक वन हु लिव्स और दूसरा है दैट इज बॉडी पार्ट। तो यहां पर ये पन हो गया। पन मीन्स होता है एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो दैट इज, इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी है। Shakespeare's The Two Noble Kinsmen, a tragicomedy, is a reasonably faithful dramatization of Anthony's Thomas More, Holinshed's Chronicles, Chaucer's Knight's Tale, Lawrence twins pattern of painful adventures। शेक्सपियर की जो टू नोबल किन्समैन है, ये कहानी जो आधारित है चौसर के नाइट्स टेल पर है। चौसर की नाइट्स टेल फर्स्ट टेल थी जो उनके द्वारा कही गई थी, सबसे हाईएस्ट रैंक में वो दिखाए गए थे। और ये जो कहानी जो है वो दो भाइयों की दिखाई है, दो बोथ वर मैट फॉर अ वुमन, और किस तरीके से ये कहानी जो है कि वो कैसे क्या क्या जो है उस लड़की को जीतने के लिए वो दोनों भाई जो है कजन्स क्या क्या करते हैं। तो जो टू नोबल किन्समैन है शेक्सपियर की जो प्ले है वो चौसर की पहली स्टोरी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के, मतलब कैंटरबरी टेल्स की पहली स्टोरी नाइट्स टेल से ली गई है। तो ये दैट इज चौसर्स नाइट्स टेल, तो ये इसका सोर्स है। आवर कंट्री हैज कमर्शियल इंटरकोर्स डैश बांग्लादेश। एक इसमें ऑफ, टू, विद, इन, इसमें सही प्रेपोजिशन जो है वो लगाना है।
तो इंटरकोर्स के साथ कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो आएगा, वो आप देखिए। इसमें जो सही प्रेपोजिशन है, अब इंटरकोर्स विद है। इंटरकोर्स विद का मतलब होता है डीलिंग्स with other nations, dealings with other countries, that is called intercourse with. He has इसमें पूरा सेंटेंस ये था, स्पोर्ट था इसमें लास्ट में। He has absolutely no leisure dash sport in to with for, कि उसके पास समय नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। He has absolutely no leisure for sport, तो यह आएगा के लिए। पर्पस बताया जा रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज जो है वो किया जाएगा। Now the next question is, dead as a dodo means old fashioned, obsolete, no longer alive, satisfy someone. Dodo, डेड एज अ डोडो, डोडो का भी बर्ड्स हुआ करते थे जो अब नहीं है, वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो डेड एज अ डोडो जो आपका ईडियम है उसका मतलब होता है अब है ही नहीं, अब जिंदा ही नहीं है, अब कुछ कहीं से कहीं तक भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसको कहा जाता है, विलुप्त हो चुका है, दैट इज नोन एज डेड एज अ डोडो। What is the epistolary novel called that gives the letters of only one character? सबसे पहले अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जो ये epistolary novels हैं, देखिए epistolary novels के बारे में मैं आपको बताऊं, epistles का मतलब होता है इन अ फॉर्म ऑफ लेटर्स, ठीक है, यानी कि किसके रूप में, लेटर्स के रूप में, पत्रों के रूप में। उस एपिस्टोलरी नॉवल जैसे एपिस्टोलरी पैमिला है, एपिस्टोलरी नॉवल जो में अब एक ही व्यक्ति के लेटर्स चलते रहे हैं, बिना किसी का जवाब है, डायरी फॉर्म में जिस तरीके से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीलॉजिक, डायलॉजिक, मोनोलॉग या मोनोलॉजिक। मोनोलॉग तो ड्रामा में डायलॉग को कहते हैं। तो अब मैं एक एक करके आपको बताऊं, देखिए इसमें इस तरीके से है कि जो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, पॉलीलॉजिक, डायलॉजिक, मोनोलॉग या मोनोलॉजिक। तो इसको अगर हम यहां से समझें तो भाई पोलोलॉजिक का मतलब होता है थ्री और द पर्सपेक्टिव ऑफ थ्री कैरेक्टर्स, यानी कि एपिस्टलरी नॉवल में जो तीन लोगों के लेटर्स और उनका पर्सपेक्टिव चल रहा है, दैट इज पॉलीलॉजिक। उसके बाद अगर हम डायलॉजिक की बात करें तो डायलॉजिक का मतलब होता है कि ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ongoing conversation between two characters. मोनोलॉग एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाने वाला डायलॉग दैट टेक्स प्लेस इन ड्रामा। मोनोलॉजिक का मतलब होता है कि जो इसमें यह है कि दैट इज लेटर्स ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, जिसमें नो रिप्लाईज, लेटर्स ऑफ वन कैरेक्टर विद नो रिप्लाईज, विदाउट एनी रिप्लाई, तो इसे क्या कहते हैं, दैट इज मोनोलॉजिक। तो यही इसमें पूछा गया है, आप इसमें देखिए। पॉलीलॉजिक जब पर्सपेक्टिव तीन कैरेक्टर्स का दिया जाता है, डायलॉजिक जब दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन चलता है, मोनोलॉग एक ही व्यक्ति के द्वारा बोला जाने वाला डायलॉग दैट टेक्स प्लेस इन ड्रामा। एंड मोनोलॉजिक इज, ये जो टर्म है ये एपिस्टलरी नॉवेल्स में यूज की जाती है, एपिस्टलरी अगर एपिस्टल्स होते हैं उनमें यूज की जाती है, एक ही व्यक्ति के लेटर्स विदाउट एनी रिप्लाई। तो दैट इज द आंसर is monologic. What is the epistolary novel called that gives the letters more than 3 characters? अभी मैंने आपको बताया था, तो आप आराम से इसमें देख लेंगे, मोनोलॉजिक, डायलॉजिक, पॉलीलॉजिक, all of them. तो मोनोलॉजिक means only letters from one person, डायलॉजिक means जिसमें दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन, पॉलीलॉजिक जिसमें तीन या तीन से ज्यादा के कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव्स दिखाए जाएं। तो इसका आंसर है सी।
Which novel is considered to be the first work of science fiction? Justice, Strife, Emma, Frankenstein. तो ये आप ये देखिए कि इसमें जस्टिस एंड स्ट्राइफ तो ये गोल्सवर्दी के नॉवेल्स, गोल्सवर्दी के ड्रामाज हैं, और फ्रैंकेनस्टीन ये मैरी शेले का, ये जो नॉवल है ये आया था, मैरी शेले का नॉवल है, ये 1818 का है, दैट इज अ गोथिक फिक्शन। इसका जो पूरा नाम है वो है मॉडर्न प्रोमेथ्यूस। इसका जो पूरा नाम है दैट इज मॉडर्न प्रोमेथ्यूस। और ये जो नॉवल है, हालांकि ये गोथिक फिक्शन है, इसमें एक जो साइंटिस्ट है वो एक मॉन्स्टर जो है वो बनाता है, तो ये प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। तो फर्स्ट वर्क ऑफ साइंस फिक्शन जो है वो फ्रैंकेनस्टीन है, मैरी शेले का, दैट इज फ्रैंकेनस्टीन। Which is also known as romantic irony। पहले साइंस फिक्शन, टाइम ट्रेवल, मेटाफिक्शन, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझिए कि साइंस फिक्शन का मतलब होता है कि जिसमें एक साइंस की से संबंधित जो है वो टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन जो इस तरीके के हैं, ये एच.जी. वेल्स जिस तरीके के लिखा करते थे वो साइंस फिक्शन होता है। अगर आपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ी हो स्टोरी, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन, जिसमें ग्रिफिन एक साइंटिस्ट दिखाया गया। टाइम ट्रेवल है, ये भी साइंस फिक्शन का एग्जांपल है। अब मेटाफिक्शन क्या होता है? मेटाफिक्शन, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊं कि ये टर्म 1970 में, ये टर्म जो है 1970 में कॉइन करी गई थी विलियम गैस के द्वारा। और मेटाफिक्शन का मतलब होता है कि इसमें दिखाते हुए ये बताया जाता है कि जो कुछ भी वट एवर यू आर, भाई लोग जो देख रहे हैं वो फिक्शनल है, दैट इज फिक्शनल, वो कहीं से कहीं तक भी वो ओरिजिनल नहीं है, ना हो सकता है, उसे मेटाफिक्शन कहते हैं। मेटाफिक्शन का मतलब कि द पर्पस बिहाइंड जो शोइंग दीज वर्क्स इज दैट वट एवर यू आर वॉचिंग बिफोर योर आइज, दैट इज प्योरली अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड डोंट ट्राई टू सर्च एनी सॉर्ट ऑफ रियलिटी इन इट। तो ये मेटाफिक्शन है। तो मेटाफिक्शन का हिंदी में बता देती हूँ, मेटाफिक्शन का मतलब होता है कि जो कुछ आप लोग देख रहे हैं वो वर्क ऑफ फिक्शन है। और बीच बीच में ये चीज़ बताई जाती है कि जब जो राइटर की बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं कि ये बताने के लिए कि इस जो कैरेक्टर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो राइटर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता रहता है। इसे ही रोमांटिक आयरनी कहा जाता है, मेटाफिक्शन को ही रोमांटिक आयरनी कहा जाता है। इट इज दैट टर्म इन विच इट शोज दैट आप जो कुछ भी देख रहे हैं दैट इज नॉट ट्रू, वो एक इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड रोमांटिक आयरनी, और रोमांटिक आयरनी को ही मेटाफिक्शन कहा जाता है। तो इसका आंसर है मेटाफिक्शन। From which language is the word allegory derived? French, German, Latin और African? तो एलिगरी का मतलब होता है जिसमें जो सरफेस मीनिंग होता है दैट इज डिफरेंट एंड इंटेंडेड मीनिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जैसे जो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म है जिसमें दिखाया गया है, उसमें रशियन रेवोल्यूशन को एलिगोरिकल फॉर्म में दिखाया गया है। जो इंटेंडेड मीनिंग होता है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड द सरफेस मीनिंग इज डिफरेंट, तो उसे एलिगरी जो है वो कहा जाता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोज और पोइट्री, किसी भी फॉर्म में एलिगरी जो है वो हो सकती है। तो जो एलिगरी वर्ड लिया गया है दैट इज फ्रॉम लैटिन। Touchstone word has been introduced by Matthew Arnold in the study of poetry. It refers to touchstone, short but common passages or poem taken from great part, short but distinctive passages or poems, short but historical passages or poems, इसमें शॉर्ट बट कॉमन पैसेजेस और पोएम्स टेकन फ्रॉम ग्रेट पोएट्स होगा।
देखिए मैथ्यू आर्नल्ड ने ये जो टचस्टोन मेथड है इसके बारे में मैं आप लोगों को कोट करना चाहूँगी इनके एमएच अब्राम्स की बुक में से। देखिए टचस्टोन मेथड, एक टचस्टोन क्या होता है, ये एक स्टोन होता है जिस पे रगड़ कर जो ये देखा जाता है कि गोल्ड गोल्ड है या नहीं है। ये मेथड मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी स्टडी ऑफ पोइट्री में दिया था। उन्होंने इसमें ये बताया था कि उन्होंने इसमें कुछ पैसेजेस लिए थे जिसको उन्होंने ये माना था कि अगर कोई भी पोयम इन पैसेजेस के पर जो है खरी उतरती है तो वो पोयम जो है पोयम कहलाने के लिए लायक है। तो ये वर्ड जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने स्टडी ऑफ पोइट्री में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था 1880 में टू डिनोट शॉर्ट बट डिस्टिंक्टिव पैसेजेस। शॉर्ट बट डिस्टिंक्टिव पैसेजेस और पोएम्स इसे डिस्टिंक्टिव पैसेज, पूरा जो लाइन है वो ये है फ्रॉम ग्रेट पोएट्स। तो इसके जो पूरी लाइन है वो ये है, short but distinctive passages selected from the writings of the greatest poets। तो इसे पूरा होना चाहिए, short but distinctive passages of poems from the great poets। तो कॉमन नहीं, डिस्टिंक्टिव है, ग्रेट पोएट्स, तो ये पूरा होना चाहिए फ्रॉम द ग्रेट पोएट्स एंड which he used to determine the relative value of passages of poems which are compared to them। तो उन्होंने कहा था कि अगर इन पैसेजेस के कसौटी पर ये और पोएम्स खरी उतरती हैं तो ही वो पोएम्स कहलाने लायक है। इनमें आर्नल्ड ने होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन के जो पोएम्स की लाइंस हैं उनको लिया है। 1 लाइन से 4 लाइंस तक के जो पैसेजेस हैं वो उन्होंने इसमें लिए हैं। तो इसका आंसर है दैट इज बी, शॉर्ट बट डिस्टिंक्टिव पैसेजेस और पोएम्स फ्रॉम द ग्रेट पोएट्स। Tragedy written in prose and presented a protagonist from the middle or lower social rank who suffers a commonplace of domestic disaster is Senecan tragedy, Greek tragedy, domestic tragedy और tragedy of blood। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें जो हीरो है वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है या लोअर क्लास को बिलोंग करता है और डोमेस्टिक, बहुत ही जो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, इस तरीके की जो ट्रेजेडीज है, या बिल्कुल ऐसी ट्रेजेडी जिसमें हीरो जो है लोअर क्लास को बिलोंग करता है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी होती हैं। उन्हें क्या कहा, सेनेकन ट्रेजेडी जो सेनेका के द्वारा लिखी हुई ट्रेजेडी, जो 10 ग्रेट पीसेज हैं। ग्रीक ट्रेजेडी जिनमें तीनों जो ग्रीक यूनिटीज को फॉलो करा गया हो। ग्रीक ट्रेजेडी का परफेक्ट एग्जांपल सैमसन एगेनिस्टस भी है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी जिसका हीरो जो है वो लोअर क्लास को या मिडिल क्लास को बिलोंग करता है और डोमेस्टिक डिजास्टर को जो है उस पर आ पड़ता है। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड ये भी सेनेकन ट्रेजेडी को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज सी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। Who wrote preface to Shakespeare? T.S. Eliot, John Dryden, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर में देखिए 1765, तो टी.एस. इलियट नहीं हो सकते हैं, बेन जॉनसन भी नहीं हो सकते हैं, इनमें से यही बचा ड्राइडन या जॉनसन। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा हुआ, ये जो इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। A line or part of line or a group of lines which is repeated in the course of a poem, sometimes with slight changes and usually at the end of each stanza। एक जैसे आप गाना सुनते हैं और गाने में कोई एक लाइन बार बार रिपीट होती है तो उसे क्या कहा जाता है, रेक्टो, रिफ्रेन, कोरस, रिसेप्शन। तो जो उसको रिपीट होती है, व्हाट डू वी कॉल दैट, तो उसे कहा जाता है जब एक ही लाइन बार बार रिपीट होती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज रिफ्रेन, दैट इज रिफ्रेन। अब इसमें ये जो मैं इनके भी रेक्टो जो होता है वो क्या होता है, द फ्रंट ऑफ अ लूज डॉक्यूमेंट, दैट इज रेक्टो।
कोरस अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स और अ सिंगल पर्सन जो ड्रामा में ये बताता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर फ्यूचर, वो कोरस होता है. तो इसे रिसेप्शन, हाउ टू रिसीव दैट थिंग. तो ये जो है इसका जो सही आंसर है दैट इज रिफ्रेन. A special type of pun is known as equilogue, equivoque, satire, irony. एक स्पेशल टाइप ऑफ पन जो है इक्विवोक, इसमें इसका आंसर है इक्विवोक. इक्विवोक का मतलब जो दो तरीके से बोला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ पन. क्योंकि पन जो होता है उसका मतलब होता है एक शब्द के दो मीनिंग, और इक्विवोक का मतलब भी होता है जो दो तरीके से कहा जा सकता है, दो तरीके से समझा जा सकता है. तो स्पेशल टाइप ऑफ पन इज इक्विवोक. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.